Morning, good afternoon, good evening, as the case may be, whenever you are watching this video. Measures of dispersion. सेंट्रल टेंडेंसी के बाद बच्चों की डिमांड थी कि डिस्पर्जन पे एक वीडियो मैम बना दीजिए. ऑब्वियसली काफ़ी डिफ़िकल्ट टॉपिक है और एज अ टीचर बार बार अलग अलग डाउट्स लेना मुश्किल हो जाता है. तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो. वेन एवर यू हैव अ डाउट यू कैन वॉच दिस वीडियो एंड क्लैरिफाई योर कॉन्सेप्ट. देखो बच्चों, सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने बात की थी मीन, मीडियन और मोड की. मीन, मीडियन और मोड क्या करते हैं? मीन, मीडियन और मोड आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं जिस वैल्यू से आप पूरे डाटा के बारे में एक आइडिया आपको हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 20,000 अ मंथ है, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि ठीक है, ऑन एन एवरेज इंडिया का बंदा एक महीने में इतना कमा रहा है. राइट? सो दिस इज योर पर कैपिटा इनकम, मीन्स मीन निकाली हमने. राइट? सिमिलरली आपको मीडियन से एक आइडिया हो जाता है, मोड से एक आइडिया हो जाता है, लेकिन वो आइडिया कितना रिलायबल है ये डिपेंड करता है डिस्पर्जन पे. जो सीरीज डिस्पर्स्ड नहीं होगी, यानी जिसमें वेरिएशन कम होगा, उस सीरीज के मीन, मीडियन, मोड रिलायबल होंगे. लेकिन जिस सीरीज में डिस्पर्जन बहुत ज्यादा होगा, उस सीरीज के मीन, मीडियन पे आप ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते. इसे आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं विराट कोहली का एवरेज है 56 रन्स ऑन एन एवरेज ही स्कोरिंग, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही स्कोर्स अराउंड 56 ओनली. तो एज लॉन्ग एज ही इज ऑन द पिच वी आर श्योर कि एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो मार के जाएगा बंदा. लेकिन एक बैट्समैन होता है जो किसी दिन तो डबल सेंचुरी मार देता है और कभी वो जीरो पे भी आउट हो जाता है. तो हम उस पर उस तरीके से रिलाय नहीं कर सकते. तो इसके लिए हम डिस्पर्जन को स्टडी करते हैं. तो डिस्पर्जन का पहले मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए. इसको मैं 3 सीरीज से और समझाने की कोशिश करती हूँ. आप देखिए, 3 क्लासरूम्स है, मान लेते हैं 10-10 बच्चों के. मैंने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया, एक क्लास में सबके 50 आए, तो भी एवरेज कितना आएगा? 50. एक क्लास में किसी के मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 से 99, किसी के 100 एंड जो भी स्कोर है, दिस इज द 99, 109 एंड ऑल दिस. राइट? फिर भी एवरेज कितना आ रहा है? 50, जबकि डिस्पर्जन कितना ज्यादा है. थर्ड में थोड़ा कम डिस्पर्जन है लेकिन है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, जबकि एवरेज तीनों की ही 50 ही आ रही है. राइट? तो एवरेज हमें कुछ हिंट देती है लेकिन सब कुछ नहीं बताती. तो फर्दर एनालिसिस के लिए स्टैटिस्टिक्स के हम यूज करते हैं अगला मेजर, विच इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. डिस्पर्जन मीन्स हाउ मच डेटा इज वेरिंग फ्रॉम द एवरेज. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड डिस्पर्जन? एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक पर्टिकुलर वैल्यू से आपको पूरे का अंदाजा हो जाएगा कि एवरेज इतनी है. डिस्पर्जन एक्सटेंट बताती है कि कोई वैल्यू एवरेज के कितना करीब है और उससे कितना ज्यादा डेविएट हो रही है, हाउ फार इट इज फॉलोइंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू. अगर डिस्पर्जन 0 होगा तो सारी वैल्यूज इक्वल टू एवरेज होंगी. अगर डिस्पर्जन ज्यादा होगा तो एवरेज से उतना ज्यादा वो डेविएट कर रही होगी. राइट? अब ये जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, वी कैटेगराइज देम इनटू 2, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव. एब्सोल्यूट माना जिसमें कि यूनिट होगी, और यूनिट होगी तो इसलिए वो कंपेरेबल नहीं होगा. और रिलेटिव माना जो मेजर आपका परसेंटेज में या रेशो में होगा और इसलिए वो कंपेरेबल होगा. सो दीज आर दोज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल यूनिट ऑफ सीरीज. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक क्लास का 100 मार्क्स का टेस्ट लेती हूँ, दूसरी क्लास का 10 मार्क्स का लेती हूँ, तो दोनों की रेंज में फर्क होगा. तो मैं रेंज को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ? रेंज मीन्स लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. तो एक में हाईएस्ट मार्क्स आएंगे 10, दूसरे में हाईएस्ट आएंगे सपोज 100. तो एक की रेंज आएगी 10, दूसरे की आएगी 100. हाउ कैन आई कंपेयर? लेकिन रिलेटिव मेजर क्या करता है? रिलेटिव मेजर उसको रेशो में कन्वर्ट कर देता है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, यूनिट रिमूव कर देता है और कंपेरेबल बना देता है. तो हर एक, जितने भी हम मेथड्स करेंगे उसका एक एब्सोल्यूट मेजर होगा विच विल नॉट बी कंपेरेबल, और दूसरा रिलेटिव मेजर होगा विच विल बी कंपेरेबल.
रिलेटिव मेजर की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो परसेंटेज या रेशो में होता है। एब्सोल्यूट मेजर की वही यूनिट होती है जिस यूनिट में आपका एक्चुअल डाटा होता है। अगर आपका एक्चुअल डाटा केजी में है तो एब्सोल्यूट मेजर का जो आंसर है वो केजी में ही आ रहा है। अगर आपका एक्चुअल डाटा मीटर में है, लीटर में है, जिस भी यूनिट में है उसी यूनिट में एब्सोल्यूट मेजर होता है। ओके, सो एब्सोल्यूट मेजर है रेंज, रेंज का रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। एब्सोल्यूट मेजर है क्वार्टाइल डेविएशन, उसी का रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। एब्सोल्यूट मेजर है मीन डेविएशन, उसी का रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। एब्सोल्यूट मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन, उसी का रिलेटिव मेजर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। राइट, तो इस वीडियो में मैं अभी आपके साथ रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन कवर अप करूंगी और फिर एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपसे बात करूंगी मीन डेविएशन की। अदरवाइज बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और एक साथ एट अ स्ट्रेच आप इतना देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको 2 वीडियोस में ब्रेक करके आपके लिए बनाऊंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद रेंज। रेंज देखो बच्चों क्या होती है। रेंज, आप कहीं शॉप पे भी जाते हैं तो दुकानदार आपसे पूछता है मैडम किस रेंज में दिखाऊं आपको कोई चीज, तो रेंज मीन्स लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। नो कि किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू इतनी है और मिनिमम वैल्यू इतनी है और इस रेंज के बीच में ये चीज लाई कर रही है। राइट, तो रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ गिवन डाटा। ये सबसे सिंपल वे है, मतलब अगर इमीडिएट हमें एक आइडिया लेना हो डिस्पर्जन का तो जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज रेंज, एंड रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। रेंज इज इक्वल टू largest minus smallest, right? And coefficient of range is equal to largest minus smallest divided by largest plus smallest. तो जैसे आप लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट से करेंगे, अब ये रेशो हो गया, परसेंटेज हो गया, नाउ इट इज कंपेरेबल। राइट, तो हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहले लेते हैं हम इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, सपोज मुझे इंडिविजुअल सीरीज में ये सम गिवन है, से 9, 18, 2, 5, 35, 40, 60, 16, 18 और मुझसे कहा जा रहा है रेंज निकालो एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो। तो आई विल से कोफिशिएंट रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो बड़ा नंबर मुझे दिख रहा है, सबसे बड़ा 60 और सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है 2, तो माई रेंज विल बी 58। Coefficient of range will be 60 minus 2 divided by 60 plus 2. So it will be 58 upon 62 comes out to be 29 upon 31 comes out to be 0.9 something. 0.935 आप 2 डिजिट तक छोड़ सकते हैं। सो दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसी को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इट विल बी 93.5%। तो आप रेशो में भी निकाल सकते हैं एंड परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। नाउ इट इज कंपेरेबल, यानी अगर मुझे रेंज 2 सीरीज की कंपेयर करनी हो तो मैं रेंज को कंपेयर नहीं करूंगी, मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज को करूंगी। अंडरस्टैंडिंग दिस? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते हैं हम रेंज? Suppose x is 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, right? And frequencies are say 12, 11, 18, 22, 13, 8, 5, right? कुछ भी नहीं करना है आपको f से, आपको सिर्फ x में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट देखना है। तो रेंज विल बी इक्वल टू 14 minus 2, that is 12, and coefficient of range will be equal to largest minus smallest divided by largest plus smallest. So it will be 12 upon 16 equal to 0.75, right? तो फ्रीक्वेंसी से आपका कोई लेना ही देना नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी कंटिन्यूअस सीरीज।
कंटिन्यूअस सीरीज में आप मीन कैसे निकालेंगे, रेंज कैसे निकालेंगे? से इट इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Okay, let us suppose it is 3, 14, 12, 18, 8, 9. वंस अगेन अपने फ्रीक्वेंसी को देखना ही नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है फ्रीक्वेंसी से। रेंज इज इक्वल टू, दो तरीके हैं यहाँ पर रेंज निकालने के, एक मिड वैल्यू से निकलता है, तो मिड वैल्यू निकाल लीजिए 5, 15, 25, 35, 45, 55। ठीक है, तो मैं इसको दो कैटेगरीज में कर देती हूँ, मेथड 1 एंड मेथड 2। मेथड 1 के अकॉर्डिंग लार्जेस्ट इज अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, दैट इज 60, and smallest is lower limit of first class, so it will be 60, and coefficient of range will be 1. 60 minus 0 divided by 60 plus 0, 60 divided by 60 equal to 1. Second method के according mid value of last class, mid value of first class, so answer will be different by both the methods. So this is range, and coefficient of range is equal to 55 minus 5 divided by 55 plus 5. So it will be 50 upon 60 equal to 0.83, परसेंटेज में 83.33%, राइट। पहले मेथड में अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, दूसरे मेथड में मिड वैल्यू ऑफ लास्ट क्लास माइनस मिड वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्लास। फ्रीक्वेंसी का हमने यहाँ कुछ नहीं किया, ओके। Now I would suggest you to try these questions. Find range and coefficient of range. First question individual का है, second question discrete का है, and last question is for continuous series. Calculate. Pause your video here, calculate it, and then proceed further. Coming to quartile deviation. Quartile deviation is based on quartiles. It is also called semi-interquartile range. Interquartile range जो होती है, that is equal to Q3 minus Q1. There is a concept called interquartile range. तो अगर आप 2 से डिवाइड ना करें तो जो आपकी आएगी दैट विल बी इंटरक्वार्टाइल रेंज, और जब इसके आगे वर्ड लग गया सेमी, देन इट बिकम्स Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। इसको क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं और आपका सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी कहते हैं। अब जिन बच्चों को क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मीडियन में किया था हमने, उन्हें तो कुछ करना ही नहीं है, उन्हें तो बस हर सीरीज में निकालना है क्वार्टाइल और फॉर्मूले में डालना है। लेकिन जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए हम एक बार क्वार्टाइल फिर से करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 एंड एंटायर इज डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको पता है 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो बच जाएगा आपका Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1।
नाउ इट विल बी अ नंबर इन रेशो. अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इट विल बिकम इन परसेंटेज एंड नाउ इट विल बी कंपेरेबल. तो जब आपको कंपैरिजन करना है तो आप कोफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे, एब्सोल्यूट मेजर का कंपैरिजन नहीं होता है. ओके let's start with the practical question. We are given all these numbers, we need to find out quartile deviation. तो अगर आपने पहले क्वार्टाइल डेविएशन किया है, क्वार्टाइल्स निकाले हैं, तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे. इट विल बिकम these numbers, right? फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है. देयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मेरा Q1 विल बी इक्वल टू 10 प्लस 1 बाय फोर्थ आइटम, यानी 11 बाय फोर्थ आइटम. 11 बाय फोर्थ आइटम कैसे निकलेगी? 2.7 फिफ्थ आइटम हम कैसे फाइंड आउट करें? तो कैसे करते हैं हम? सेकेंड आइटम यानी जो पॉइंट से पहले है, सेकेंड आइटम प्लस उससे अगली आइटम और सेकेंड आइटम के डिफरेंस का उतना परसेंट जितना पॉइंट के बाद. ये फॉर्मूला है, राइट? तो सेकेंड आइटम है मेरी 150, थर्ड आइटम है मेरी 170 माइनस 150 का 75%. तो इट विल बी इक्वल टू 165, राइट? Q3 will be equal to 3n plus 1 by फोर्थ आइटम, यानी 2.75 को मैं डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो हो जाएगा 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 22, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8. 8.25 आइटम. तो सेम फॉर्मूला. एट्थ आइटम कौन सी है मेरी? 192 माइनस प्लस नाइन्थ माइनस एट्थ का 25%, राइट? तो इट विल बी 192 प्लस 8 का 25% कितना होता है? 2. तो इट विल बी 194, राइट? तो क्वार्टाइल डेविएशन किसके इक्वल हो जाएगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2. इट विल बी 194 माइनस 165 डिवाइडेड बाई 2. सो इट विल बी 929 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 14.5. और जब आपको कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन विल बी इक्वल टू Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. So it will be 29 divided by 194 plus 165 equal to 29 divided by 359 comes out to be 0.08, राइट? क्या किया? स्टेप्स फिर से लर्न करो. सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया. Q1 is equal to 10 plus 1 by फोर्थ आइटम equal to 11 by फोर्थ आइटम. तो ये 2.5 आइटम कैसे निकलेगी? 2.75 सेकेंड आइटम प्लस थर्ड माइनस सेकेंड का उतना परसेंट जितना पॉइंट के बाद है. कितना परसेंट है? 75%, राइट? सो इट विल बी 165. सिमिलरली 8.25 आइटम कैसे निकलेगी? एट्थ आइटम प्लस नाइन्थ माइनस एट्थ का कितना परसेंट जितना पॉइंट के बाद है, दैट इज 25. तो Q3 और Q1 निकल गए, फॉर्मूले में डाले, वी गॉट QD. फिर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1. ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होगी, दैट यू विल हैव टू डू. आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन. अब हम लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले निकालना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो 15, 35, 67, 67, 72 and 102, 135, 157,
177, 187, 195, ये आ गया हमारा क्वार्टरल डेविएशन के लिए क्यू सी एफ। तो Q3 का फॉर्मूला क्या है? 3n+1/4 और Q1 के लिए क्या है? n+1/4। तो 196/4, तो 4 से जब आप काटेंगे इट विल बी 3 इंटू 4 4 या 16, 4 9 या, सो इट विल बी 147th आइटम। 147th आइटम कहाँ आ रही है आपकी? 135 से लेके 136 से लेके 156 तक। आंसर विल बी 63, है ना। तो Q3 इज इक्वल टू 63। कैसे देखते हैं Q3 को? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अगर कोई आइटम अगर आंसर 0 to 15 आ रहा है, आंसर विल बी 58, 16 to 35 59, 36 to 67 60, 68 to 102 61, दिस इज हाउ इट विल गो। तो मेरा आंसर किसके बीच में आ रहा है? 135 और 157 के बीच में। सो Q3 इज इक्वल टू 63। सिमिलरली Q1 इज इक्वल टू 49th आइटम। तो 49th आइटम कहाँ दिख रही है हमें? इन दोनों के बीच में, दैट इज 60। तो मेरा क्वार्टरल डेविएशन क्या हो गया? 63 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 1.5। और कोफिशिएंट ऑफ QD क्या हो गया? 63 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 63 प्लस 60, so it is 3 divided by 123 equal to 0.024। ठीक है बच्चों, ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज। फिर आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, कंटिन्यूस सीरीज। मान लो कंटिन्यूस सीरीज में ऐसे आपको गिवन है, तो पहले आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालिए। लेस देन टाइप, ये याद रखना, लेस देन टाइप से करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। निकल तो मोर देन टाइप से भी जाता है, बट वो थोड़ा कंफ्यूज करता है, राइट। और दूसरी बात ये याद रखना कि यहाँ पर जो Q1 का फॉर्मूला होता है n+1 नहीं होता, n/4 होता है डायरेक्ट। सो इट इज इक्वल टू 15th आइटम एंड Q3 इज इक्वल टू 45th आइटम। दूसरी बात, यहाँ पर आपका डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्लास आएगी। अब 15th आइटम कहाँ आ रही है आपकी? 15 से लेके 29 तक 40 to 60। तो Q1 क्लास इज 40 to 60 और Q3 क्लास इज 60 to 80। तो अब आप Q1 और Q3 निकालो। तो Q1 का फॉर्मूला हो गया n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई, L1 साथ में ऐड करना। तो हमारी लोअर लिमिट क्या है? 40, CF क्या था? 15, CF माना पिछले क्लास का आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इट इज 14। F माना इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 10 इंटू क्लास इंटरवल 20। देखो फॉर्मूले में L1 क्या है? L1 इज लोअर लिमिट ऑफ Q1 क्लास, n/4 आपने यहाँ कैलकुलेट किया। CF क्या है? उससे पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F क्या है? उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, आई एम सॉरी इट्स नॉट 10 इट्स 15, उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और I क्या है? क्लास इंटरवल ऑफ द Q1 क्लास। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 20/15, 15 1s are 15, 30, 15 3s are, so answer will be 41.33, right। Q3 फिर फॉर्मूले में डालते हैं हम, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू क्लास इंटरवल। तो लोअर लिमिट हो गई मेरी 60, 3n/4 45, उससे पीछे वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 29, इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 20 और यहाँ भी 20, तो 20 से 20 कैंसिल, 60 प्लस कितना है? 15 में से 9 गए 6 एंड 16, सो इट इज 76। तो हमारा क्वार्टरल डेविएशन क्या हो जाएगा? क्वार्टरल डेविएशन विल बी Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो 76 माइनस 41.33
33 divided by 2 comes out to be 0.66. 5 में से 1 गए 4 डिवाइडेड बाई 2 तो 17.33 कह लो या 34 कह लो, राइट। कोफिशिएंट ऑफ QD इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, तो इट विल कम आउट टू बी 17.33 डिवाइडेड बाई 76 एंड 41 कितना है, 0.66। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा आपको, काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाती है इसमें, ठीक है। तो क्वार्टल डेविएशन तक हमने आज कवर अप किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हाउ टू कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट थॉरली, ठीक है। थैंक यू सो मच। Keep sending me in comment box if there is any problem or any topic you want me to revise again with you.